आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे तुलसीदास के बारे में और रामचरितमानस को लेकर खास तौर पर। और जब हम तुलसीदास पर बात कर रहे हैं तो हमारी नजर जो समकालीन दौर में जिस तरह से लोगों ने तुलसी पर हमले किए हैं वो हमारे जहन में। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि तुलसी पर हमले करने वाले लोग जो आलोचक हैं उसमें कुछ दलित भी हैं, कुछ स्त्रीवादी भी हैं, कुछ और लोग भी हैं। वे तुलसी के पाठ को इच्छित भाव से पढ़ रहे हैं, आलोचना के मानदंडों के आधार पर नहीं पढ़ रहे। अनेक चीजें हैं ऐसी जिस पर कि तुलसी की आलोचना की जा सकती है, लेकिन मैं तुलसी की आलोचना की बजाय तुलसी के पॉजिटिव मूल्यांकन पर जोर देना महत्वपूर्ण समझता हूं। तुलसी की अनेक व्याख्याएं हैं जो प्रचलन में है। तुलसी की जो भाषा है वो प्रचलन में है, या जिस अवधि का तुलसी ने इस्तेमाल किया वो बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है वो भाषा। और ये भाषा जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है तुलसी के रामचरितमानस को जनता से जोड़ने का। ये भाषा तुलसी के यहाँ एक तरह से साहित्य को जनता से जोड़ने में कैसे सफल रही, इसके सवाल और इसके मूल्यांकन किए जाने चाहिए। भाषा कैसे संस्कृति को जोड़ती है और कृति को जोड़ती है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। ये ढोल गवार शूद्र पशुनारी के नाम पर जो तरह तरह से तुलसी पर हमले हो रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। बहुत सारे लोग मॉरलिटी की दृष्टि से भी तुलसी पर हमले कर रहे हैं, जो कि स्वीकार्य नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लोगों को। तुलसी की भाषा का जो अनखुलापन है वो अभी भी डिबेट के सेंटर में नहीं आया। तुलसी की भाषा को खोलकर हमने अभी पढ़ा नहीं है। तुलसी के जो सृजन का जो बहुत ही उज्जवल पक्ष है, मसलन तुलसी के यहाँ जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। अच्छे को आप बुरा नहीं बना सकते हो, बुरे को आप अच्छा नहीं बना सकते। राम अच्छे हैं तो राम अच्छे हैं, रावण बुरा है तो रावण बुरा है। हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छाई कभी बुराई को पैदा नहीं कर सकती और बुराई कभी अच्छाई को पैदा नहीं कर सकती। और ये जो तुलसी का जो नैतिक पक्ष है, ये एक तरह से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक स्पॉट है, शाह पक्ष है। कायदे से तुलसी की मॉरलिटी की जो समस्याएं हैं उन्हें तो खोला जाना चाहिए, उनके बारे में आलोचनात्मक निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। तुलसी ने जिस राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, उस मर्यादा पुरुषोत्तम की नैतिकता क्या है, उसके नैतिक मूल्य क्या है। या हम ये कहें कि रामचरित मानस में किस तरह के नैतिक मूल्यों की हिमायत की गई है।
होता यह है कि जब हम मॉरलिटी के या नैतिकता के प्रश्नों पर विचार करते हैं तो फिर हम उसमें मनमानी व्याख्याएं करते हैं। मनमानी व्याख्या से नैतिकता के पहलू वस्तुगत ढंग से खुलते नहीं। वस्तुगत ढंग से नैतिकता के पहलू खुले, इसके लिए जरूरी है कि हम अ, व्याख्या के उपकरणों का इस्तेमाल करें, आलोचना के उपकरणों का इस्तेमाल करें। यह भी होता है कि नैतिकता के प्रश्नों पर जब विचार करते हैं तो हमारे पूर्वाग्रह भी उसमें चले आते हैं। तो नैतिकता पर बात करते समय, मोरालिटी के प्रश्नों पर बात करते समय अपने पूर्वाग्रहों को इसमें शामिल करने से बचना चाहिए। और ये दिक्कत खासतौर पर दलितों के साथ में है, दलित आलोचकों के साथ में है। तुलसी की जो नैतिकता की धारणाएं हैं या तुलसी के जो नैतिकता के मानदंड हैं, उनमें दो मानदंड प्रमुख हैं जिनके आधार पर तुलसी ने पूरे के पूरे अपने नैतिकता के मॉडल को निर्मित किया है। वो है जिम्मेदारी और वफादारी। जिम्मेदारी का जो नैतिकतावादी पक्ष है, उसकी खूबी है कि जब वो जिम्मेदारी के पक्ष का चित्रण करते हैं तो उसका लक्ष्य होता है कि अधिक से अधिक उच्चता की ओर ले जाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारी सब समय उच्चता की ओर ले जाती है, या जिम्मेदारी का जो मूल्य है, नैतिक मूल्य, वो सब समय क्या अच्छी भूमिका अदा करता है? इस पर तुलसी चुप है। इसे कायदे से खोला जाना चाहिए। मसलन कास्ट को लेके बहुत लिखा गया है। तुलसी के जाति संबंधी नजरियों को लेकर बहुत लिखा गया है। दिक्कत यह है कि तुलसी के जो जाति का चित्रण है वो एक तरह से नैतिक चित्रण है। तुलसी उसके जाति प्रथा के आर्थिक आधार को चुनौती नहीं देते। और ये सीमा तुलसी की अपनी सीमा ही नहीं है, बल्कि तुलसी के उस युग की सीमा है। ये तमाम निर्भयपंथी कवियों में भी है, ये तमाम नाथ संप्रदाय के कवियों में भी ये समस्या है। क्योंकि व्यापारिक पूंजीवाद के दौर की ये एक प्रॉब्लम है। जो ये रचनाएं लिखी गई तुलसी की, रामायण, रामचरितमानस, वहां हर प्रश्न वो एक तरह से मानसिक क्या कार्य व्यापार और मानसिक अवस्था को केंद्र में रख के लिखा गया है और उसके हल खोजे गए हैं। उस दौर में बुद्धिजीवी आर्थिक पक्ष को, किसी भी नैतिक मूल्य के आर्थिक पक्ष को, किसी भी सामाजिक संबंध के आर्थिक पक्ष को वे देखते ही नहीं, देख ही नहीं पाते। ये हिस्टोरिकल सीमा है। तो हम तुलसी से ये उम्मीद न करें कि तुलसी ने ये क्यों नहीं किया, तुलसी ने ऐसा गलत क्यों किया। नहीं, तुलसी ने एक काम तो किया और पॉजिटिव काम किया।
तुलसी जीवन शैली को, वो राम की जीवन शैली के बारे में बात करते हैं, वो और भी चरित्रों की जीवन शैली के बारे में बात करते हैं, उसको एक लॉजिक के साथ पेश करते हैं। जीवन शैली का तर्क के साथ आना, रावण के बारे में बात कर रहे हैं, रावण की जीवन शैली के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछे कि मुझे तुलसी से क्या सीखना चाहिए और तुलसी का कौन सा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मैं कहूंगा कि नैतिकता के क्षेत्र में तुलसी ने जिन दो चीजों पर जोर दिया वो ये था, जिम्मेदारी और वफादारी। इसकी उन्होंने बहुत चर्चा की और उसका बहुत रूपायन किया। और तीसरी चीज जो उन्होंने विकसित की वो ये कि लाइफ स्टाइल के साथ में लॉजिक को जोड़ा, तर्क को जोड़ा, जीवन शैली और तर्क के संबंध को स्थापित किया। और ये जो गुण है तुलसी का, ये बेसिकली मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का गुण है जो कि तुलसी ने अडॉप्ट किया। और ये जब हम जीवन शैली और तर्क के बीच के इस संबंध पर विचार करें तो हम ये ध्यान रखें, तर्क और विचार, इन दो के बीच में एक फर्क भी होता है। तो वहां पर तर्क भी है और विचार भी है, तो विचार और तर्क के बीच में अंतर जो वहां दिखाई देता है तुलसी के यहां, उस अंतर को समझने की जरूरत है, उसे घालमेल करने की जरूरत नहीं है। उस दौर में ये चीज थी कि विचार के जरिए जीवन को संतुलित नहीं बनाया जा सकता। जीवन को संतुलित बनाने के लिए तर्क की जरूरत है। एक और चीज है जो कि तुलसी के पूरे लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में उभर के आती है, जिसे हम लोग फोर्थ पॉइंट के तौर पर देख सकते हैं, वो ये कि तुलसी, जिसे हम लोग कहते हैं ना, इच्छा और कंट्राडिक्शन, तो इच्छा और अंतर्विरोध, इनके समाधान वे विचार में नहीं खोजते, बल्कि वे इसके लिए तर्क का सहारा लेते हैं। हमारी आदत है कि हम विचारों में अपनी इच्छा और अंतर्विरोधों के समाधान खोजते हैं। तुलसी की ये आदत नहीं है। तुलसी के यहाँ जो अच्छा है, जैसा मैंने शुरू में कहा, वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। तो क्राइसिस पीरियड में ये जो अच्छे और बुरे के बीच का जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण चरित्रों के विकास में या चरित्रों के को सर्वोच्च स्तर तक ले जाने में मदद करता है। एक और चीज है जो कि कायदे से तुलसी से सीखनी चाहिए। तुलसी का जो वक्त सबसे ताकतवर पक्ष वो ये कि वहां कृति और कृतिकार के बीच में एक इंटीग्रेटेड रिलेशन है। आज के लेखक की तरह नहीं है। आज के अधिकतर लेखक, वो चाहे दलित हो, चाहे वो स्त्री के पक्ष में लिखने वाले हो या दूसरे लोग हो, उनकी कृति में व्यक्त विचार और उनके जीवन में व्यक्त आचरण, इन दोनों के बीच में बड़ी खाई है। लेकिन तुलसी अपने आचरण में कृति और कृतिकार के बीच में एक अंतर्ग्रथित संबंध, संश्लिष्ट संबंध, इसको बनाए रखते हैं। वे जो कहते हैं वही आचरण करते हैं। अभी हम जिस चीज को देखते हैं वो एकदम आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। ज्यादातर लेखों में कृत्रिम है। किसी भी कृतिकार की कृति श्रेष्ठ तब बनती है जबकि कृति और कृतिकार के बीच में वैचारिक
तार्किक एकता हो, भावुकता के आधार पर, इच्छित पूर्वाग्रहों के आधार पर मूल्यांकन से बचना चाहिए। इसे जो तुलसी की जो सारी जटिलताएं हैं व्यक्तित्व की, वे जटिलताएं इसलिए हमारे सामने आती हैं कि हम उसको गहराई से, कृति और कृतिकार के बीच में जो अन्योन्याश्रित संबंध है, उसको हम ठीक से देख नहीं पाते। एक अन्य चीज है जो कि कायदे से बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बात की जानी चाहिए, वो ये कि ये जो पितृसत्ता का प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पितृसत्ता का दृष्टिकोण कास्ट के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है और स्त्री के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। जितनी भी हमारी जो साहित्य की समीक्षा है, वो तुलसी को लोकवादी दृष्टिकोण से देखती है, वो पितृसत्ता के दृष्टिकोण को स्पर्श ही नहीं करती। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि पितृसत्ता की आइडियोलॉजी के बिना आप न तुलसी को पढ़ सकते हैं, न कवि को पढ़ सकते हैं, न आधुनिक काल के किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं, न प्राचीन काल के किसी विषय को पढ़ सकते हैं। पितृसत्ता आइडियोलॉजिकली एक बहुत ही मजबूत एरिया है जो कि साहित्य को प्रभावित करता है, साहित्यकार के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। तो हमारे यहां तो हिंदी की पूरी परंपरा जो तुलसी पर विकसित हुई, उसने पितृसत्ता के प्रश्नों को हाथ ही नहीं लगाया। जबकि वास्तविकता यह है कि पितृसत्ता की विचारधारा डोमिनेट करती रही है। हमें कायदे से पितृसत्ता के प्रसंग में तुलसी पर विचार करना चाहिए। तुलसी के रामचरितमानस में जो चित्रण है, उसकी खूबी यह है कि वे सामंती पितृसत्ता की बजाय व्यापारिक पूंजीवाद की जो पितृसत्ता है, उसके दृष्टिकोण से पूरे के पूरे राम के कथानक को गढ़ते हैं। तुलसी पितृसत्ता से मुक्त नहीं है। तुलसी ने अपने पात्रों के इर्द गिर्द जो मूल्य, जो विचारधारा गढ़ी है, वो व्यापारिक पूंजीवाद की पितृसत्ता की विचारधारा है। और ये व्यापारिक पूंजीवाद की पितृसत्ता की विचारधारा ही कालांतर में आधुनिक पूंजीवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण आधार बनती है। मसलन आधुनिक समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो कौन सी है जिस पर कि बहस सबसे ज्यादा हुई है? वो है विवाह संस्था। सवाल यह कि विवाह संस्था को तुलसी किस नजरिए से देखते हैं? तुलसी ने अपने रामचरितमानस के चित्रण में एक तरफ बहुपत्नी प्रथा और दूसरी तरफ एक पत्नी प्रथा, इन दोनों के कंट्राडिक्शंस को केंद्र में रखा है। बहुपत्नी प्रथा के प्रतीक है दशरथ, और एक पत्नी प्रथा के प्रतीक है राजा राम और उनके भाई लक्ष्मण वगैरह, रावण और उसके परिवार के लोग। और बार बार तुलसी ने इस कंट्राडिक्शंस को हाईलाइट किया है। तो हम विवाह संस्था पर बात करते समय तुलसी को क्यों नहीं देखते? तुलसी की सहानुभूति किस तरह की पारिवारिक संरचना के प्रति है? वे
जो बहुपत्नी प्रथा है, जो सामंती समाज की बहुत महत्वपूर्ण प्रथा थी, उसकी तुलना में तुलसी एक पत्नी प्रथा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान मानते हैं। और ये एक पत्नी प्रथा का एजेंडा व्यापारिक पूंजीवाद का एजेंडा है, जो कि कालांतर में विकसित पूंजीवाद का एजेंडा बना, आधुनिक पूंजीवाद का एजेंडा बना। और इसको केंद्र में लाने का श्रेय रामचरितमानस को है। इसकी वजह से रेनेसां में, नवजागरण के दौर में राजा राममोहन राय और ज्योतिबा फुले और तमाम लोगों ने विवाह संस्था में एक पत्नी प्रथा के एजेंडे को प्रमुख एजेंडा बनाया। इसकी पृष्ठभूमि जिसने तैयार की, उसमें भक्ति आंदोलन के कवियों की बहुत बड़ी भूमिका, तुलसी की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें। भक्ति आंदोलन के जितने भी कवि हैं, वो सब उनकी एक ही बीबी है। अगर शादी हुई है तो एक पत्नी है, और एक पत्नी प्रथा पर ही उनका जोर है। खासतौर पर तुलसी ने तो इस बात को बहुत ही अंडरलाइन करके विकसित किया है। एक और चीज है, बहुत ही दिलचस्प चीज है, हमारे यहाँ एक कल्ट पैदा हुआ है ना, कृष्ण के प्रति भक्ति का, और कृष्णाश्रयी साहित्य के प्रति भक्ति का। विवाह संस्था के प्रति अगर नजरिया देखें तो आपको निराशा हाथ लगेगी। तुलसी के राम एक पत्नी प्रथा के समर्थक हैं, और कृष्ण बहुपत्नी प्रथा के प्रतीक है। तो ये जो कृष्ण के यहां जो विवाह प्रथा है या पितृसत्ता बोध है, वो पुराने सामंती किस्म का पितृसत्ता बोध है। और तुलसी के यहां जो पितृसत्ता बोध है, वो व्यापारिक पूंजीवाद का विकसित पितृसत्ता बोध है। कृष्ण के एकाधिक रानियां थी, उसी तरह जैसे कि दशरथ के यहां थी। सामंती समाज में नियम यह था कि शादी पहले होती थी और प्रेम बाद में होता था। लेकिन तुलसी के यहां राम और सीता में प्रेम पहले और शादी बाद में, और दोनों का विवाह प्रेम की परिणति है। एक अन्य चीज है, ये विवाह संस्था की बात मैंने जानबूझ के रेज की है, क्योंकि पितृसत्ता के प्रश्न पर बुनियादी जो क्षेत्र है आइडियोलॉजिकल पितृसत्ता की विचारधारा को पहचानने के, उनमें विवाह संस्था प्रमुख है। दूसरी एक चीज और है, वो ये कि न्याय और अन्याय का प्रश्न, राजा और प्रजा के संदर्भ में न्याय और अन्याय के प्रश्न पर विचार करते समय, राजा और प्रजा के बीच में संघर्ष हो, उसमें न्याय और अन्याय पर विचार करते समय तुलसी किसके साथ है? तुलसी राजा के साथ नहीं है, तुलसी प्रजा के साथ है। तुलसी अन्याय के साथ नहीं है, बल्कि वे न्याय के साथ है। तुलसी ने सबसे ज्यादा सामंती व्यवस्था से, सामंती लोगों से कष्ट पाए, और ये कष्ट उनके लेखन में, उनके सामंती मूल्यों के प्रति उनकी नफरत उनके लेखन में व्यक्त हुई। सामंती समाज की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे बड़ी खूबी है निष्क्रियता, जिसे हम लोग कहते हैं परजीविता। तुलसी निष्क्रियता का निषेध करते हैं और सक्रियता पर जोर देते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मुझे इस समाज को एक्टिव करना है, पैरासाइट बनाया जा रहा है, निष्क्रिय बनाया जा रहा है, इससे निकालना है, मुझे तुलसी मदद करेंगे।
और यही वजह है कि तुलसी का जो साहित्य है वो निष्क्रियता का साहित्य नहीं है, बल्कि सक्रियता का साहित्य है। सामंती पितृसत्ता की बजाय तुलसी जो है वो नए किस्म की पितृसत्ता, जो कि विकसित पितृसत्ता थी, उस पर जोर देते हैं। एक और चीज है, तुलसी के जमाने में ये एक बड़ी समस्या थी, आज भी ये बड़ी समस्या है। सवाल यह है कि स्त्रियों के पास में अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के पास में अभिव्यक्ति के लिए सार्वजनिक जीवन में जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र में लाना, स्त्रियों की सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा करना, उनकी प्रशंसा करना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। तुलसी सामंती पितृसत्ता का निषेध करते हुए एक पत्नी प्रथा पर जोर देते हैं, और दूसरी तरफ वे एक और महत्वपूर्ण पक्ष विकसित करते हैं, वो ये कि स्त्रियों की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। स्त्री की जो तुलसी की जो पत्नी थी वो खुद लेखिका थी और उसने बहुत अच्छी कविताएं लिखी थी। तुलसी अपनी पत्नी को समान दृष्टि से देखते थे, जबकि कबीर का दृष्टिकोण इस संदर्भ में एकदम पुरानी पितृसत्ता से जुड़ा हुआ है। कबीर के किसी भी किस्म के स्त्रियों के प्रति दायित्व बोध की अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देती, बल्कि जो पुराने किस्म का जो दृष्टिकोण है स्त्रियों के प्रति सामंती समाज का, वही कबीर के यहां व्यक्त होता है। इसके विपरीत रामचरितमानस को देखिए आप। रामचरितमानस में स्त्री पात्र अपने अधिकार, आत्मसम्मान और भावनाओं को लेकर सबसे ज्यादा सजग हैं। आप प्रसंग याद रखिए और एक एक प्रसंग उठा के देखिए। स्त्रियों के अंदर अपने अधिकार, आत्मसम्मान और भावनाओं को के प्रति सजगता पैदा करने में रामचरितमानस की बहुत बड़ी भूमिका। यही वजह है कि रामचरितमानस स्त्रियों में आज भी सबसे ज्यादा जनप्रिय है। तुलसी के यहां औरत बायोलॉजिकल आइडेंटिटी के तौर पर दाखिल नहीं होती, बल्कि उस तुलसी के यहां औरत जो है एक सामाजिक पहचान के रूप में दाखिल होती है, और यह बहुत बड़ा फर्क है। स्त्री की लिंगीय अस्मिता की बजाय उसकी सामाजिक अस्मिता पर जोर देना, यह एकदम पुराने किस्म की पितृसत्ता के दायरे के बाहर निकल के स्त्री को देखना है। आप जरा संस्कृत साहित्य के परिदृश्य को याद रखिए। संस्कृत साहित्य में किस चीज पर जोर है? स्त्री की कामुकता, स्त्री के कामुक भाव, उस श्रृंगार पूरा भरा पड़ा, श्रृंगार रस पूरा भरा पड़ा है इससे। तुलसी श्रृंगार रस में जो स्त्री निर्मित की गई, जो कि 1800 वर्ष की परंपरा उपलब्ध थी, भयानक साहित्य लिखा गया। तुलसी के यहां स्त्री चरित्र श्रृंगार रस में डूबे हुए चरित्र नहीं है, और ये जो श्रृंगार रस के बाहर स्त्री का चित्रण करना, ये तुलसी की बहुत बड़ी ताकत है, इसे समझने की जरूरत है। और ये स्त्री की एक नई पहचान इसने निर्मित की, जिसे हम लोग कहते हैं सामाजिक पहचान। श्रृंगारी पहचान स्त्री की वह पितृसत्ता के पुराने सामंती दृष्टिकोण में निर्मित की थी। और एक और चीज पैदा की थी उसने, वो ये कि
श्रृंगारी, एक तरफ तो श्रृंगारी औरत है और दूसरी तरफ वैराग्य और वासनाएं। ये जो तमाम जो संत कवि हैं, उनमें निर्गुण संत, इनमें वैराग्य बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। और इस वैराग्य का बड़े सलीके से हिंदी की आलोचना में खूब महिमा मंडन भी हुआ है, खासतौर निर्गुण पंथियों का। इसलिए तुलसी जब रामचरितमानस लिखते हैं और रामचरितमानस में स्त्री चरित्रों का चित्रण करते हैं या और दूसरी चीजों का चित्रण करते हैं, तो वे वैराग्य और वासना, इन दो तत्वों का किसी भी तरह महिमा मंडन नहीं करते। और ये एक बड़ा शिफ्ट है जो कि उन्हें नवोपंथियों से भी अलग करता है, उन्हें श्रृंगार की जो संस्कृत साहित्य की दीर्घ काल से चली आ रही परंपरा है उससे भी अलग करता है, जिसकी हेजेमनी थी। तुलसी जब राम को दशरथ से अलग करते हैं, राम का दशरथ से जो विछोह होता है, तो कौन सी चीज आती है सामने? एकल परिवार, और एकल परिवार की चुनौतियां। जो राम जब घर छोड़ के निकलते हैं, एक और चीज है जो कायदे से समझने की है, क्योंकि ये जो जितने भी ये दलित और स्त्री आलोचक है, ये पितृसत्ता के फ्रेमवर्क में और खासतौर पर व्यापारिक पूंजीवादी दौर की जो पितृसत्ता है, जिसमें के तुलसी ने अपनी रामचरितमानस की रचना की, उसके पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य को देखने की कोशिश ही नहीं करते। पुराने किस्म की जो पितृसत्ता है उसमें स्त्री के प्रति न्याय दृष्टि नहीं है, उसके प्रति समानता का दृष्टिकोण नहीं है। तुलसी के दौर में जब ये व्यापारिक पूंजीवाद दाखिल होता है, तो ये वह दौर है जबकि ये चीजें, यानी पुराना जो सामंती पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है, ये एक तरह से अंतिम सांसें ले रहा था, और तुलसी इसमें एक और धक्का देते हैं। ये जो धोबी की गुहार पर सीता के बारे में राम से न्याय की अपील करना, धोबी का, ये क्या है? ये सिंबॉलिक कहानी है, लेकिन एक चीज है इसमें जो मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है, वो है न्याय भावना। और किसकी न्याय भावना? किसके लिए न्याय भावना? अधिकारहीन धोबी के लिए। धोबी गुहार लगाता है न्याय की, तुलसी उसका चित्रण करते हैं। और ये जो प्रतीकात्मक प्रस्तुति है, ये प्रस्तुति इस बात को दर्शाती है कि तुलसी उस पुराने पितृसत्तात्मक फ्रेम से बाहर निकल के नए व्यापारिक पूंजीवाद के पितृसत्तात्मक फ्रेम में दाखिल हो रहे हैं। एक और चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, वो ये कि जैसे रावण सीता का अपहरण करता है, तो पुराने पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में यह था कि अपहरण का मतलब है अपहरण, और फिर उसके बाद में शादी, जबरदस्ती रेप या प्रेम, सेक्स वगैरह वगैरह। रावण सीता का अपहरण करता है और अपहरण करके ले जाता है, लेकिन वह उसके साथ में शादी नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता। क्यों? कोई फर्क नहीं है इसमें। क्योंकि सीता राजी नहीं है, स्त्री की इच्छा। राम से लेकर रावण तक सीता के चरित्र का जो विकास है, उसमें स्त्री की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, कि हम स्त्री की इच्छा का सम्मान करें। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि तुलसी रामचरितमानस के जरिए संप्रेषित करते हैं, जिस पर कायदे से बहस होनी चाहिए। तो स्त्री की इच्छा को साहित्य का प्रमुख एजेंडा तुलसी बनाते हैं, और हम क्या करते हैं? हम राम रावण के युद्ध और दूसरी कहानियों के चक्कर में इस पूरी की पूरी बुनियादी चीज को दरकिनार कर देते हैं।
निर्गुण पंथियों के यहां तो स्त्री की इच्छा का कोई मूल्य नहीं था। और हिंदी की जो सो कॉल्ड आलोचना है, वो चाहे वो हजारी साहब द्विवेदी ने लिखी हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल ने लिखी हो, चाहे वो नामवर सिंह ने लिखी हो, चाहे शुक्ल जी ने रामविलास शर्मा ने लिखी हो, या बाद में जो अभी तमाम दलित लिख रहे हैं, स्त्री की इच्छा और उसके सम्मान को ये लोग नोटिस ही नहीं लेते। आप याद कीजिए, दशरथ किस चीज का सम्मान करते हैं? कैकेयी की इच्छा का सम्मान करते हैं। वे जो उन्होंने वरदान दिया था कि तुम कोई भी वरदान मांग लेना, तो उसमें असल चीज कौन सी है? स्त्री की इच्छा। तो दशरथ का भी स्त्री की इच्छा को तरजीह देना बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, जिस पर कि कायदे से आज के दौर में वो सबसे ज्यादा रेलिवेंट चीज है कि स्त्री की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए। पितृसत्ता को सबसे अधिक परेशानी तब होती है जब स्त्री अपनी इच्छा व्यक्त करती है। घर घर की कहानी है ये। तुलसी इसमें दाखिल होते हैं बहुत ही शानदार चरित्र चित्रण के जरिए, रामचरितमानस के जरिए, और वे बार बार स्त्री की इच्छा को प्रमुख स्थान देते हैं। हमने तो स्त्री को भोग की वस्तु बनाया हुआ था, अधिकारहीन बनाया हुआ था। अगर स्त्री की इच्छा को प्रधानता देंगे तो उसकी इस अवस्था से मुक्ति में यह कदम बहुत महत्वपूर्ण और सहायक कदम होगा। और यह एक तरह से बहुत ही क्रांतिकारी कदम था रचना की दृष्टि से। आप याद कीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम को। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की इच्छा और शकुंतला के अधिकार को दुष्यंत स्वीकार नहीं करते। क्लासिक रचना है वो। तो तुलसी अगर मुझसे पूछे तो पितृसत्ता के पूरे के पूरे पैराडाइम को बदल देते हैं और स्त्री की इच्छाओं को केंद्र में ले आते हैं, स्त्री की पीड़ा को केंद्र में ले आते हैं। युद्ध हुआ, युद्ध में सबसे ज्यादा परेशानी किसको हुई? औरतों को हुई। मानसिक सामाजिक यातनाओं से औरतों को गुजरना पड़ा। लेकिन ये सारे के सारे ब्यौरे तुलसी की रामायण में नहीं है। राम रावण युद्ध हुआ होगा तो स्त्रियों को कष्ट नहीं हुआ होगा युद्ध के बाद? तुलसी के यहां ये ब्यौरे क्यों गायब है, इस पर बात की जानी चाहिए। इस पर लेखक चुप क्यों है? स्त्रियां युद्ध में किस पीड़ा से गुजरती हैं, इस पर आलोचना को ध्यान देने की जरूरत है। ये तुलसी का सबसे कमजोर पक्ष है। तुलसी युद्ध पर बहुत कम लिखते हैं, उसके साइड इफेक्ट पर बहुत कम लिखते हैं। हमारे आलोचक की तो उस पर नजर ही नहीं पड़ी। वो तो उसकी दो चार पंक्तियों को लेकर घूम रहा है। तो अगर मुझसे पूछे तो तुलसी का ये जो पक्ष है, ये पक्ष बहुत ही उज्जवल पक्ष है जो मैंने आपके सामने रखा। और एक हिस्टोरिकल पार्ट की तरह रामचरितमानस को पढ़ा जाना चाहिए। और पाठालोचन के जो सिद्धांत हैं आलोचना के, आधुनिक आलोचना के, उनकी इसमें मदद ली जानी चाहिए। हम लिटरेरी थ्योरी को नहीं मानेंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नियमों को नहीं मानेंगे और हम तुलसी की आलोचना करेंगे। ये जो पद्धति है, ये अराजकतावादी पद्धति है और ये एकदम पतनशील पद्धति है। इसका आलोचना से कोई संबंध नहीं है। ये व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त जरूर करती है, लेकिन ये आलोचना का विकास नहीं करती। हाँ, इसने आलोचना में कठोरपन को जरूर पैदा किया है।
हमें आलोचना को विकसित करना होगा, तुलसी के पाठ को हिस्टोरिकली देखना होगा, हमें वहां नैतिकता के जो पक्ष है उसमें तुलसी किस मानक को गढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वे जिम्मेदारी और वफादारी, ये दो पक्षों को वो निर्मित करते हैं। और वे साथ साथ पितृसत्ता के नए व्यापारिक पूंजीवाद के मॉडल को, जो कि कालांतर में पूंजीवादी दौर में रेनेसा और उसके बाद के दौर में भारत में पैदा हुआ, उस मॉडल को वे निर्मित करते हैं। और ये एक तरह से बहुत दूरदृष्टि और एक विजनरी लेखक की तरह वो ये काम करते हैं। आप तुलसी को और तुलसी के रामचरितमानस को सामान्य नारेबाजी के जरिए आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिलहाल तुलसी पर इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।